हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट के टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और अगर आप बिहार स्टेट के और भी प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 7 सितंबर 2023 के शिफ्ट थर्ड में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था जो 1498 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट तक पहुंचा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरबों से। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लैंड में स्टैंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1765 में। 1765 में इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टैंप एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टैंप लगाना अनिवार्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 जुलाई को। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पादरी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे तथा तीसरे स्टेट में जनसाधारण यानी सामान्य लोग आते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मीन कैम्प किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिटलर। मीन कैम्प एडोल्फ हिटलर की प्रसिद्ध रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद समाजवाद का विरोधी था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिरोशिमा पर। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित पहला एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया और दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1905 को। 1905 ईस्वी में रूस एवं जापान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जापान की जीत हुई थी एवं रूस की हार हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 यानी 4 वर्षों तक चला था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को हमला किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंगूरोत्पादन। अंगूर की खेती को अंगूरोत्पादन या इंग्लिश में विटीकल्चर कहा जाता है, जबकि फूलों की कृषि को फूलोत्पादन या इंग्लिश में फ्लोरीकल्चर कहा जाता है और रेशम उत्पादन को रेशमोत्पादन यानी कि सेरीकल्चर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। चावल एक खरीफ की फसल है और भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न फसल चावल ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। चीन के भारत जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है उसका नाम भारत है और भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया और उसके बाद वियतनाम का चावल उत्पादन में स्थान है।
फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का उत्पादन करता है। वाणिज्यिक कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है और यहाँ पे प्रॉफिट के पर्पज से कृषि किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गन्ना को विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेशम उत्पादन या रेशमोत्पादन, जिसे इंग्लिश में सेरीकल्चर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि में लंबे चौड़े जमीन पर एक ही फसल उगाई जाती है। यह कृषि अत्यधिक पूंजी व श्रमिकों की सहायता से व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना तथा केला। फिर क्वेश्चन नंबर 20, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2001 में यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद के अंग के प्रमुख हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के सचिवालय परिषद के अंग के प्रमुख हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ के विचार का मुख्य श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया था और उन्हीं की वजह से 10 जून 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 21। फिर क्वेश्चन नंबर 24, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। इस कानून के तहत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार के द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था और हंटर समिति ने 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1936 में लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को स्वामी सहजानंद ने लखनऊ में किया था। एन.जी. रंगा को इसका सचिव चुना गया था और स्वामी सहजानंद को इस किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 27, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 28, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 जनवरी 1863 को। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ 10 जनवरी 1863 को हुआ था। यह रेल सेवा पेडिंगटन से फेरिंगटन के मध्य आरंभ हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पटना का पुराना नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, क्योंकि पटना का पुराना नाम कुसुमपुर भी था, पाटलिपुत्र भी था और अजीमाबाद भी था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जो कि 1933 तक चला था और इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा था, जिसके कारण वहां के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई व्यवस्था नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया था, जो मोस्टली सक्सेसफुल ही रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका।
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। 1920 से लेकर 1927 तक यूरोप और अमेरिका में काफ़ी आर्थिक प्रगति भी हुई थी अमेरिका के प्रयासों के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 32, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने। भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में लगाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है और ये 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी और इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान एवं मालदीव हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंधु। गिलगिट गॉर्ज सिंधु नदी पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से निकलती है तथा दक्षिण से सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गहतत। रोजवुड, सिंकोना, आबनूस तथा रबड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं, जबकि गहतत का संबंध उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे कम वनों का प्रतिशत पाया जाता है, जो कि 0.22% है, जबकि राज्यों में प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वनावरण मिजोरम राज्य में है, जो कि 84.53% है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जंगली बकरी आइबक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्वतीय वन में। जंगली बकरी आइबक्स पर्वतीय वनों में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1329 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पिदुरताल गाला। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पिदुरताल गाला है और श्रीलंका को सिंहल द्वीप या मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है, न कि बांग्लादेश से। इसी वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। जबकि मिजोरम, असम और त्रिपुरा ये तीनों ही राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश को छूती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8,848 मीटर। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 47,
मापनी में हर व्यक्त करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, धरातल की दूरी। मापनी में हर धरातल की दूरी को व्यक्त करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों ही दूरियों को दर्शाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1। एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा एक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जैविक और अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक एवं अजैविक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, डैश वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विंड। राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा और विंड ऊर्जा दोनों के उत्पादन में अच्छी तरह से संपन्न है, जबकि इस राज्य में जल संसाधनों की कमी है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्तमान परती। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है, उसे वर्तमान परती भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, दुनिया के पानी की कुल मात्रा 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महासागर और मीठे पानी। विश्व के पानी की कुल मात्रा का 97.25 महासागर के रूप में मौजूद है और केवल 2.05% हिमानियों और हिमटोपी के रूप में मौजूद है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भारत में ताजे पानी का मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूजल। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत भूजल है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, पानी की कमी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वे नवीनकरणीय है, सेकंड स्टेटमेंट है वे तेजी से घट रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट है देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, और फोर्थ स्टेटमेंट है इनका निर्माण बहुत तेज होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 वे तेजी से घट रहे हैं और स्टेटमेंट 3 यानी देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो अगर हम बात करें वर्तमान समय में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य की, तो नंबर 1 पे आता है उड़ीसा, नंबर 2 पे आता है छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे आता है कर्नाटक और नंबर 4 पे आता है झारखंड। जबकि आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि कर्नाटक को माना है, जो कि पूर्णतः गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 वर्गों में। फिर क्वेश्चन नंबर 60, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदर वन में। मैंग्रोव वनों का सबसे अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल के सुंदर वनों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के सुंदर वनों के बाद सबसे अधिक मैंग्रोव वन गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत सन 1973 में की गई थी। यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नांकित में से उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, जबकि सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट वस्त्र उद्योग ये तीनों ही उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता हावड़ा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता हावड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी घाटशिला में। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले घाटशिला, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, वहाँ पर स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 66, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का और उसके बाद कर्नाटक का है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पर्वत शिखर। सड़क, जल तथा वायु ये तीनों ही परिवहन के मार्ग हैं, जबकि पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नगर, क्योंकि वन, नदियाँ तथा मिट्टी ये तीनों ही प्राकृतिक संसाधन हैं, जबकि नगर मानव द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम संसाधन है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1106 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 7%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% भाग वनाच्छादित है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, दलितों से अलग कर महादलित शब्द किस प्रदेश में यूज़ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। दलितों से अलग कर महादलित शब्द का प्रयोग 2007 में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 75, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है। यंग इंडिया 1919 से लेकर 1931 तक गांधी जी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन में। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था चीन में है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भारत में संप्रभु कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जनता। भारत में संप्रभु का निवास भारतीय जनता में है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, मतदाता की आयु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 18 वर्ष। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 79,
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 780, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो प्रश्न में अनुसूचियों के बारे में पूछा गया है, जबकि ऑप्शंस में अनुच्छेद की संख्या दी गई है। इस प्रकार यह प्रश्न जो है वो पूरी तरीके से गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। भारत में निर्वाचन क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 वर्षों में। मतदाता सूची का परीक्षण प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार सन 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला पहला राज्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 34। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2002 में। 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। नए अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा और यह देश कुल 6 स्वतंत्र देशों में विघटित हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 90, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1928 में। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1928 में प्राप्त हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 91, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायती राज से। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत का नाम दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 93, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी, वो भी 1974 में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना ये कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 95,
सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो भारत के नागरिकों को सरकारी विभागों और संगठनों से संबंधित सूचना मांगने का अधिकार देता है और यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। इसमें कुछ ज़्यादा वक्त जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी जनमत पर आधारित। चूंकि लोकतंत्र जनमत पर आधारित है, इसी वजह से इसे सर्वोत्तम शासन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लोकतंत्र में। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग पर। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व निर्वाचन आयोग पर है और इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने बिहार स्टेट के टीजीटी एसएसटी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।